बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो है, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं इस बायोलॉजी के चैनल में। टुडेज ऑब्जेक्टिव इज गोल्गी अपरेटस। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, लिहाजा गोल्गी अपरेटस जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ऑर्गेनेल्स है सेल का, ऐसे ही गोल्गी अपरेटस जो है ये भी सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर फ्लैट, लॉन्ग ट्यूब्यूल, कर्व ट्यूब्यूल शेप्ड है। ये एक ट्यूब्यूल जो है दूसरे के साथ लिंक्ड है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, मॉडिफिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। आइए देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। ठीक, discovery. It was first discovered by Camillo Golgi, 1898. Camillo Golgi was a scientist who discovered first time in 1898. उसके बाद इसका नाम इसी के बेस के ऊपर पड़ा है। गोल्गी बॉडी के बेस के ऊपर ही इसका नाम पड़ा है, गोल्गी अपरेटस। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक। सैक कहते हैं हम एक जस्ट लाइक ए बैग। अब सैक जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, इसका साइज जो है 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। गोल्गी बॉडीज आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने ये देखा है मुख्तलिफ किताबों से मटेरियल लेने के बाद कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस जो है ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ नज़दीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। पिछली वीडियो में हमने देखा था वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, नंबर 1, उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और वो पार्ट ऑफ रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसकी आउटर सरफेस स्मूथ है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की आउटर सरफेस जो है वो क्या है, रफ है। रफ इसलिए है क्योंकि इसकी बैरूनी जो बॉडी है, ये जो ट्यूब्यूल, ये जो सिस्टर्नीज है या ट्यूब्यूल्स है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। दैट इज व्हाई इट्स एक्सटर्नल टेक्सचर इज रफ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूब्यूल्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इनकी सिंथेसिस होती है, लेकिन मैच्योरेशन नहीं होती है। कुछ अरसे के बाद ये ट्यूब्यूल्स जो हैं डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द मेन सिस्टर्नी से। डिटैच होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में घूमते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन के लिए ये वाले ट्यूब्यूल्स जो यहाँ से डिटैच होते हैं, ये वाले ट्यूब्यूल्स मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी अपरेटस के अंदर इंटर होते हैं। अगर हम गोल्गी अपरेटस के अंदर जब इंटर होते हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, सिक्रीशन होती है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अगर हम देखेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नंबर हर सेल में कितना होता है, जानने के बाद
number varies from the cell to cell, but in animal cell only one Golgi body is present. In animal cell only one Golgi body is present. In plant cell, जिसको कारा कहते हैं या चारा प्लांट्स कहते हैं, has few hundred Golgi bodies, has few hundred Golgi bodies. या प्लांट सेल के अंदर इन्होंने एवरेज दिया है 6 to 12. ये ऑप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट है ये वाली टर्म कि प्लांट सेल जो कारा है इसके अंदर गोल्गी अपरेटस जो है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है कितने पाए जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पाए जाते हैं. ठीक है. अब फंजाई है प्लांट्स का एक ग्रीन एल्गी, प्लांट का एक ऑर्गन है ग्रीन एल्गी, इसमें सिर्फ एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है. यानी जिस सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होते हैं उस सेल के अंदर सिक्रीशन ज्यादा होती है, सिक्रीशन ज्यादा होती है. अब देखा गया है इंसान की लीवर सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो मिकदार है, जो मात्रा है, वो एज कंपेयर टू द अनदर सेल से थोड़ा सा ज्यादा है. इनका साइज भी वहां ज्यादा है, नंबर ऑफ द ट्यूब्यूल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गेनल है ह्यूमन बॉडी के अंदर जहां पर सिक्रीशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर इंटरनल ऑर्गन्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स का पोजीशन कितना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की पोजीशन क्या है? इनवर्टिब्रेट्स में इट इज प्री न्यूक्लियर, पेरी न्यूक्लियर. पेरी न्यूक्लियर मीन्स ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही मौजूद होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर इन वर्टिब्रेट्स. अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे और प्लांट्स की बात करेंगे, दे आर स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज्ड इन द साइटोप्लाज्म. प्लांट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर गोल्गी बॉडी जो है ये डिफ्यूज्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर. मान लेते हैं अगर ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्गी बॉडी जो है सेल के साइटोप्लाज्म के स्कैटर्ड एरिया में फैले हुए हैं और डिफ्यूज्ड हैं. ठीक. अब यहां पर एक टर्म है zone of exclusion, zone of exclusion. This is an important term regarding the Golgi complex. Clear cytoplasmic area around the Golgi body. इस गोल्गी बॉडी के इर्द गिर्द जितना भी साइटोप्लाज्मिक एरिया है सेल के अंदर ये बिल्कुल क्लियर होता है, उस वाली जगह को या उस वाले जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन. ठीक है. अब अगर हम शेप की बात करेंगे, इट इज फ्लैट ट्यूब्यूलोटाइप्स, ट्यूब टाइप्स बनी हुई है. शेप पेलियोमॉर्फिक, पेलियोमॉर्फिक इन शेप्स. शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. पेलियोमॉर्फिक इज द टर्म इन विच द शेप ऑफ एन ऑर्गेनेल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अगर हम यहां पर देखेंगे ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके एंड पे स्वेलिंग है, एंड पे क्या है, ये स्वेलिंग है, और इस स्वेलिंग वाले पोर्शन को हम गोल्गियन वैक्यूल्स कहते हैं, या इसी को दूसरे वर्ड्स में ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ये लंबे लंबे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर नोन एज सिस्टर्नीज, एंड ये जो राउंडेड बॉडीज हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेसल्स, दीज आर कॉल्ड एज वेसल्स. ठीक. शेप इसकी पीलियोमॉर्फिक है. पीलियोमॉर्फिक मीन्स चेंज द शेप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल, कर्व ट्यूब्यूल लाइक है, ऐसे टाइप ये कर्व ट्यूब्यूल है. ठीक है, नंबर वन इसके स्ट्रक्चर में. दूसरी इसका स्ट्रक्चर, इसके एंड पे राउंड स्वेलिंग टाइप बॉडीज है जिनको गोल्गियन वैक्यूल्स कहते हैं. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया है ये जो स्फेरिकल में, इसके इर्द गिर्द में छोटे छोटे से स्फेरिकल बॉडीज है, दीज आर कॉल्ड एज वेसल्स, दीज आर कॉल्ड एज वेसल्स या वैक्यूल्स. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी वाज गिवन बाय डेल्टन. डेल्टन ने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी का दिया था.
अगर हम इसको देखेंगे कि गोल्गी बॉडीज आर गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स का ये बना हुआ है? 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है। कौन कौन सा? सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसल्स। ठीक है, दीज आर सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसल्स। दीज 3 कंपार्टमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये 3 पार्ट आपस में मिलने के बाद एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? वो सिक्रीशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, शिपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स करता है। सिस्टर्नी को अगर हम देखेंगे, दीज आर स्मॉल कर्व्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, सेंटर में हॉलो है, प्लेस्ड इन द पाइप, separated from each other of the intercisternal space। इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस, इसका ये मतलब है, ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे के बीच में सेपरेट हैं। ठीक है, इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटरनल सिस्टर्नी स्पेस। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। यहां से जब ये वैक्यूल्स वेसल्स अंदर जाता है, यहां से मॉडिफिकेशन होने के बाद, और यहां से ये बाहर निकलता है, यहां से ये बाहर निकलता है। ठीक, नेक्स्ट इज द वैक्यूल्स आर द ट्यूब्यूल्स। वैक्यूल्स आर ट्यूब्यूल्स। These are swollen end of the cisternae. These are swollen end of the cisternae. These are called as vacuolar tubules. Third, vessels. Tubules sometimes detached from their body. क्या होता है? वेसल्स कब बनते हैं? जब ये ट्यूब्यूल्स बाद में डिटैच हो जाते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जितने भी ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स जो हैं आफ्टर सम टाइम डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते हैं, और घूमने के बाद ये गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं। और these spherical bodies, these are known as vessels. These are known as vessels. This is the structure of Golgi body. Golgi body curved structure है। इसका जो अंदर वाला साइड मुड़ा हुआ है इसको कहते हैं concave side. This side is known as concave side. This side is known as concave side. जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं, जहां पर हम खाना डालते हैं, वो प्लेट सेंटर से थिन होती है और साइड से क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, तो उस प्लेट की शक्ल का जो साइज होता है उसको हम कनकेव कहते हैं, सीधी प्लेट को। अगर हम प्लेट को उल्टा करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्स साइड। दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्स साइड। तो अंदर वाली साइड, जो साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, जो साइड गोल्गी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, जो साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको कहते हैं कनकेव साइड। नंबर 1, उसी का दूसरा नाम है मैचुरेशन और ट्रांसफेस। मैचुरेशन और ट्रांसफेस। ठीक है, जो साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ है, जो साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ है, उस साइड को कहते हैं कन्वेक्स साइड। क्या कहते हैं? कन्वेक्स साइड, या कहते हैं सिस। दिस इज नॉन एज सिस फेस, या कहते हैं सिस फेस। होता क्या है बेसिकली, यहां से जब ये वैक्यूल्स टूट के साइटोप्लाज्मिक एरिया में आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, इसके अंदर प्रोटीन्स होता है, इसके अंदर लिपिड्स होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ये इमैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? इमैच्योर होते हैं। जब ये यहाँ से निकलने के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, बनता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, या लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बनता है ग्लाइकोलिपिड्स। ये तमाम की मॉडिफिकेशन इस इन वाले वैक्यूल्स की गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है। कहाँ होती है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी मॉडिफिकेशन इमैच्योर वेसल्स की। जो इमैच्योर वेसल कहाँ से निकलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से निकलते हैं। उनकी मैच्योरेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनता है। ग्लाइको एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड्स के साथ मिलता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है।
तो ये वाले प्रोटीन्स और ये वाले एंजाइम्स और ये वाले लिपिड्स, ये वाले हार्मोन्स, ये वाले एंजाइम्स बनने के बाद गोल्गी मैच्योर बनने के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं। जब ये वहां से बाहर निकलते हैं तो होता क्या है बेसिकली, अगर ग्लाइकोलिपिड है, अब इस ऑर्गेनल्स के पास इस गोल्गी बॉडी के पास अगर इसको ग्लाइकोलिपिड चाहिए वेल एंड गुड, अगर इसको ग्लाइकोलिपिड नहीं चाहिए तो ये ग्लाइकोलिपिड यहां से ट्रांसपोर्ट करता है कहां पर, सेल मेम्ब्रेन में। आप ये जानते हैं, अगर आपने सेल मेम्ब्रेन की वीडियो देखी है, मैंने ये बताया था आपको कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वहां पर भी इन चीजों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये तमाम चीजें बेसिकली प्री सिंथेसाइज होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मैच्योर होती हैं जाकर गोल्गी बॉडीज में, और फिर गोल्गी बॉडीज इनको ट्रांसपोर्ट करती है जहां जहां इनकी जरूरत है। अगर सेल के अंदर कोई एंजाइम जरूरत नहीं है तो ये गोल्गी बॉडी क्या करता है, सेल से बाहर उस एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करता है या उस हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो इसको चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब आते हैं हम फंक्शंस के बारे में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस? फंक्शन क्या है गोल्गी अपरेटस का? गोल्गी अपरेटस का पहला फंक्शन है, गोल्गी अपरेटस हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन इज सिक्रीटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्गी अपरेटस। उस सिक्रीशन के बाद सेल को अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत है वेल एंड गुड, तो जिस ऑर्गेनल्स को जरूरत है ये गोल्गी अपरेटस जाकर ट्रांसपोर्ट करेगी उस ऑर्गेनल्स के पास। पहले ये पैक करती है, सिक्रीट मॉडिफाई करती है, सिक्रीशन होती है, उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है, उसके बाद पैकिंग होती है, देन ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनने के बाद जरूरत है सेल के अंदर तो ठीक, अदरवाइज गोल्गी अपरेटस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट कैन ट्रांसपोर्ट these thyroxine hormones outside the cell. The second function is Golgi complex help in the vitellogenesis. This is the term. Its meaning is formation of the yolk formation. Yolk formations in the birds and in the different animals, egg-laying animals. These are formed in the Golgi complex. Third function, it store करता है ये गोल्गी बॉडी, पैक करता है मटेरियल को, मॉडिफाई करता है मटेरियल को, द प्रोटीन्स ऑलरेडी सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस कहां पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, लेकिन वो वाली प्रोटीन, वो वाली लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होती है, वो वाली प्रोटीन्स फाइनल प्रोटीन्स नहीं है। उस प्रोटीन्स को मॉडिफिकेशन की जरूरत है और पैकिंग की जरूरत है। वो मॉडिफिकेशन और पैकिंग जो है जाकर कहां पर होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। फोर्थ, इट हेल्प इन द ग्लाइकोसाइलेशन इज द टर्म here. Addition of carbohydrates with the proteins or the lipids to form the glycoprotein or glycolipids. मैंने पहले ही बताया, जब addition of carbohydrates प्रोटीन के साथ होता है तो क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, या जब addition of lipids का कार्बोहाइड्रेट्स के साथ होता है तो क्या बनता है, लाइपोप्रोटीन्स बनता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बनती हैं। इस वाले टर्म्स को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशंस। इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशंस। ठीक है, जैसे ये लिपिड्स हैं कंबाइंड विद द कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट गिव्स ग्लाइकोलिपिड यूज्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्लाइकोलिपिड्स ये प्रोटीन्स जो हैं ये कहाँ ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ये जाकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर अगर कहीं पे इसका फंक्शन है तो ये जो गोल्गी बॉडी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जाकर वहां पर उसको छोड़ देता है। फिफ्थ फंक्शन इज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स।
carbohydrates, monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. These all saccharides are made up of these all are synthesized in the Golgi complex. Next function is Golgi complex also help in the maturation of the vessels. Maturation of the vessels. मैंने पहले ही कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो सिस्टर्ना है, इसके लास्ट के एंड पे ये जो स्फेरिकल बॉडीज है, इनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स कहते हैं. आप गौर से सुनिए, यही ट्यूब्यूल जब डिटैच हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, इनके अंदर प्री केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं. डिटैच होने के बाद इन्हीं ट्यूब्यूल्स को जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते हैं, इनको वेसल्स कहते हैं. ये वेसल्स मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, वहां पर इनकी स्टोरेज होती है, पैकिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है. देन आफ्टर जब ये निकलते हैं कनकेव साइड से, तो ये जाकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अपने टारगेट के ऊपर. ठीक. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस. अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई हार्मफुल एंटीजेंस चला जाता है, तो इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इट कैन न्यूट्रलाइज, ये इसका काम है, इट कैन न्यूट्रलाइज दीज टॉक्सिक एंड द पॉइजनस सब्सटेंसेस. नेक्स्ट, it also help in the formation of lysosomes. Also help in the formation of lysosomes. Glycosomes, lysosomes, these are zooms are synthesized in the Golgi bodies, or are synthesized in the Golgi bodies. The last function is Golgi complex also help in the synthesis of proteins and the lipids. ये प्री सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स और लिपिड्स की कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. यहां पर उसकी मॉडिफिकेशन के लिए उसके साथ जब कार्बोहाइड्रेट लगता है तो प्रोटीन का बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स का बनता है ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, तो ये जाकर पैकिंग और मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये कहां पर होती है? इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर. इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशंस, नंबर 1, मॉडिफिकेशंस, नंबर 2 पैकिंग, नंबर 3 सिक्रीशन. पहले सिक्रीट करता है, फिर ये मॉडिफाई करता है. फिर पहले नंबर 1 आएगा सिक्रीशन, उसके बाद आएगा नंबर 2 मॉडिफिकेशन, नंबर 3 है पैकिंग, और नंबर 4 है ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 4 है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं. ये न्यूक्लियस है. ये क्या है? न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इस ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर राइबोसोम्स हैं, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इस स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ये जो ट्यूब्यूल्स है स्फेरिकल, ये जब मेन बॉडी से सिस्टर्ना से डिटैच हो जाते हैं, डिटैच होने के बाद दीज ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम इसके अंदर भरा हुआ होता है, हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन ये सारे प्री मैच्योर्स होते हैं. ये सारे प्री मैच्योर्स होते हैं, ये फंक्शनल नहीं होते हैं. ये जो प्रोटीन्स का चेन, जिसको हम जो प्रोटीन का चेन अमाइनो एसिड जुड़ने के बाद जो पेप्टाइड चेन बनता है, इस पेप्टाइड चेन की मॉडिफिकेशन कहां पर होती है? जाकर गोल्गी बॉडी के अंदर. ये जब ट्यूब्यूल्स टूट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, इनको हम वेसल्स कहते हैं. इनको हम वेसल्स कहते हैं. ठीक है, ये वाले वेसल्स साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं. उसके बाद इसी के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ ही दूसरा ऑर्गेनल होता है गोल्गी बॉडी, और ये जाकर गोल्गी बॉडी के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. मॉडिफिकेशन होने के बाद इन मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती है, चाहे वो पेप्टाइड चेन है, चाहे वो पॉलीसेकेराइड्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, चाहे वो एंजाइम हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं. इन तमाम की पैकिंग आफ्टर द मॉडिफिकेशन पैकिंग होती है. पैकिंग होने के बाद ये फिर दोबारा
कनकेव साइड या मैचुरेशन साइड या ट्रांसफेस की साइड ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो साइड जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। गोल्गी बॉडी की हमने दो साइडें देखी है। एक साइड है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, उसको कनकेव साइड कहते हैं नंबर 1, और उसको सिस फेस कहते हैं। कनकेव साइड कहते हैं इसको, कन्वेक्स साइड कहते हैं जो साइड सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। इसी का दूसरा नाम मैचुरेशन है, फेस है, या इसको हम दूसरे लफ्ज में ट्रांसफेस कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स और द गोल्गी बॉडी। ये तमाम मटेरियल है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी के बारे में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? नंबर कितने नंबर यानी टोटल स्ट्रेंथ इसके अंदर है। पोजीशन, ये साइटोप्लाज्मिक के किस एरिया में पाया जाता है, ठीक है, और इसकी शक्ल कैसी है, शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर किन किन कंपार्टमेंट का बना हुआ है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ये तमाम मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको डिटेल आप इसको अपनी नोटबुक्स पे लिखिए। लिखने के बाद ये फिगर जो है नोटबुक पे बनाइए अलॉन्ग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, अलॉन्ग विद, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसकी सिक्रीशन कैसे होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का ये कारण है कि इसकी सिक्रीशन पहले यहाँ पर होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, लेकिन वो सिक्रीशन जो है फाइनल नहीं होती है। दोबारा उसको मॉडिफाई होने के लिए गोल्गी बॉडी के अंदर से गुजरना पड़ता है मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ लिखने के बाद आप इसके फंक्शन लिख सकते हैं। 10 फंक्शन हैं। तो ये आपको डिफरेंट क्लासेस के अंदर, जैसे 11th की क्लास का द सेल जो यूनिट है, सेकंड यूनिट उसके अंदर है ये। उसके बाद पार्ट फर्स्ट के अंदर है, 9th की क्लास के अंदर है, 8th की क्लास के अंदर है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इसको आराम से लिखोगे, लिखने के बाद आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह ये आपके दिमाग में ज़रूर बैठेगा। इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी मदद दे सकते हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम है या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये मटेरियल CBSE की बुक्स और NCERT की टेक्स्ट बुक से मैंने आपके सामने लाया है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है जाते जाते कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, आपको कहीं आगे पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। फ्री ऑफ कास्ट आपको CBSE बुक्स का, NCERT की टेक्स्ट बुक्स का मटेरियल मैं कोशिश करूँगा 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी का मैक्सिमम पार्ट मैं आपको YouTube के ऊपर डालूँगा। तो आप आराम से वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अस्सलाम वालेकुम।